जब सरफेस टेंशन पढ़े होगे तो उसमें देखते होंगे कि एक लिक्विड है, लिक्विड का सरफेस है। अब अंदर बल्ब में जाओ, बल्ब में एक लिक्विड है, इसके चारों तरफ इक्वल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगते हैं, लगता है ना? चारों तरफ इक्वल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। लेकिन जैसे ही सरफेस पे जाएंगे तो सरफेस पे जाने के बाद में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, कुछ इस तरीके का। ठीक इसी तरीके से एडजॉर्प्शन में होता है। एडजॉर्प्शन मतलब कि इस मटेरियल को मान लो एक पूरा मटेरियल है, अब पानी नहीं रहा, अब एक मटेरियल मान लो, सरफेस टेंशन बात छोड़ दो, ये क्या है? एडजॉर्बेंट है, एडजॉर्बेंट। अब यहाँ पे बल्ब में क्या है, ये तो अंदर वाला पोर्शन तो बल्ब है उसका, ये बल्ब है, बल्ब पार्ट है, और ये वाला क्या है? सरफेस पार्ट है, सरफेस, उसका सरफेस है। मतलब एडजॉर्बेंट दो पार्ट होता है ना, एक होता है सरफेस और एक होता है अंदर का बल्ब। समझ रहे हो? जैसे मान लो कि पेट पे ऐसे हम हाथ रखते हैं तो ये सरफेस हो गया, अब पेट चीर के अंदर में हाथ घुसे तो बल्ब हो गया, वो क्या हो गया? बल्ब। समझ रहे हैं? बकरे को क्या किए? बकरे को दाढ़ी बना लो, जो पूरा होता है उल्टा लटका के और उसका बाल निकाल दिया पूरा, मतलब सरफेस फेनोमेनन हो गया। ठीक, लेकिन पेट चेक तो उसका आंख बाहर कर दिया, इंटेस्टाइन बाहर निकाल दिया, इंटेस्टाइन निकाल के गर्दन में माला पहन लिए, पूरे पोट में घूम रहे हैं, नारा लगाते हुए जय बलराम महाराज। ठीक है, सर नहीं मैं ऐसे अब बाकी लोग बकरे को देख रहे हैं गोगल्स लगा के, तो बकरे के पेट के अंदर हाथ डाला तो वो हो गया उसका बल। क्या हुआ? बल। अब बकरा जीता है और उसको प्यास से तपा रहे हो, मतलब वो सरफेस फेनोमेनन हुआ, शाबाशी देना सरफेस फेनोमेनन। समझ रहे हैं? और इंटेस्टाइन में हाथ घुसेड़ देना बल्ब फेनोमेनन। समझ रहे हैं? तो बल्ब की बात नहीं बोल रहे हैं, सरफेस की बात बोल रहे हैं। तो बल्ब पार्ट में क्या होगा? ठीक है, फ्रॉम ऑल साइड्स, सभी जगहों से, फ्रॉम ऑल साइड्स इक्वल फोर्स, इक्वल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर अप्लाइड। लेकिन सरफेस में क्या है? सरफेस में अनबैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड फोर्स, और उसको बोलते हैं रेसिडुअल फोर्स, रेसिडुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, रेसिडुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। अट्रैक्शन रेसिडुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि सरफेस के ऊपर तो कुछ ऊपर से फोर्स तो नहीं लगा है, तो फोर्स तो अनबैलेंस हो गया ना, तो
अनबैलेंस हुआ तो यही रीजन होता है सरफेस टेंशन का लिक्विड के केस में, ठीक, और यही रीजन है सरफेस फिनोमेनन का। अब क्या करेगा, उस फोर्स को बैलेंस करने के चक्कर में अब ये अट्रैक्ट करना शुरू करेगा मॉलिक्यूल्स को, मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करना शुरू करेगा, मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करना शुरू करेगा। तो यही तो एग्जांपल है, ठीक। टू बैलेंस the residual force, residual force of attraction, to balance the residual force of attraction, इतना याद है, residual force of attraction, surface starts to attract molecules of and source जंक्शन से ज्यादा मतलब क्या होता है, यदि इन जनरल पढ़ाया जाए तो उसका मतलब आपको समझना है कि फिजिकल एडजस्टमेंट से बात कर रहा है, क्योंकि केमिकल एडजस्टमेंट में बहुत कम ही एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है, बात समझ रहे हैं। अब देखो यहाँ देखो, अब क्या है कि ये है सॉलिड का सरफेस, इसके ऊपर गैस को एडजॉर्ब होना है, गैस को आके चिपकना है, चिपका, इसको जब इसमें चिपकना है तो चिपकने के बाद अब देखते हैं कि ये कौन से प्रोसेस को फॉलो करेगा। आप जानते हैं क्या, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस, क्या होता है, माइनस टी डेल एस। किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और फिजिबल रिएक्शन का रिएक्शन होता है, ये मतलब इक्वेशन होता है, ठीक है, कोई भी, ठीक है, किसी भी रिएक्शन का फॉर एनी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, एनी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, किसी भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का ये इक्वेशन होता है, इसको बोलते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। एक जंक्शन का प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, क्यों, स्पॉन्टेनियस में एनर्जी का जरूरत नहीं होगा, उसको सेट तैयार कर दो, क्या होता रहेगा, समझ रहे। लेकिन नॉन स्पॉन्टेनियस में क्या होता है, वहां एनर्जी कंजम्पशन होता है, बस समझ रहा है। और दूसरा चीज याद रखना कि कोई भी फिजिबल रिएक्शन जो होते हैं उसमें भी हीट निकल रहा है, तो हीट निकल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो बहुत इजीली होगा, क्या होगा, बहुत ही इजीली होगा। क्यों, क्यों इजीली होगा, मान लो मेरे को रिएक्टेंट, समझ रहे, थोड़े समय के लिए मान लो हम रिएक्टेंट, अब मेरे पास 200 रुपया है, 200 रुपया पूरा उछल रहे हैं कि आज तो एकदम 100 समोसा खाएंगे, चाहे जो भी, समझ रहे, उछल रहे हैं पूरे बच्चे लोग बोले बच्चे आ रहे तो उड़ाओ, जितना उड़ाना है, जितना खाना है खाओ, बिल मार के सब, कितना रुपया, तो 200 रुपये। अब 200 रुपये में से क्या हुआ, 200 रुपये में से सर के 150 रुपये निकल गए, क्यों, क्योंकि सर क्लास 12th के बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर रहे थे कि वो बच्चा लोग ईमानदारी बरतता, 11th के बच्चों के बीच में, ठीक है, नोच खसोट के खाने वाला, जहाँ लोग का नाम लिया, बच्चों खर्चा करना, अरे चलो सर, चलो 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 पकड़ के, तो उसको 9th से पढ़ाई में, तो 9th से पढ़ाई में तो बस
9th में हम जब पढ़ाते थे, माता से पूछो, 10th में डस्टबिन इतना ऊंचा रहता है, इतना ऊंचा डस्टबिन जो है हर एक क्लास में भर देता है। किसान को पूछो, कुछ ज़्यादा ही हो गया। एक बार खिलाया था लिट्टी चोखा बिहार का डिश। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। अब देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, एडजॉर्प्शन क्या है? एडजॉर्प्शन होता है कौन सा फेनोमेनन? एक्सोथर्मिक होता है ना, कोई भी एडजॉर्प्शन, केमिकल एडजॉर्प्शन है या फिजियोथर्मिक, तो एक्सोथर्मिक होता है। तो एक्सोथर्मिक क्या होगा, हमारा जब पैसा निकल गया तो थोड़े समय हम शांत बैठ जाएंगे ना, ठीक। अब गुमसुम में बैठ गए, अब यार पैसा कुछ आए तब पहले मूव करें, अभी तो ऐसे स्टेबल रहें। इसका मतलब कि एक्सोथर्मिक मतलब हीट का निकलना, हीट के निकलने से प्रोडक्ट की एनर्जी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। कम हो जाती है तो स्टेबल होता है, और जितना ही हमारा स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा उतना ही रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। बताइए समझ में? तो देखो डेल एच क्या होगा, ये डेल एच जैसे जैसे एडजॉर्प्शन का रेट बढ़ेगा, मतलब शुरुआत में पूरा सरफेस खाली रहेगा। एडजॉर्प्शन इज प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, होता है ना, मतलब जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज्यादा एडजॉर्प्शन होगा। तो शुरू में तो पूरा बहुत ज्यादा सरफेस मिला, तो इनिशियल रेट क्या था? काफी हाई था, तो हीट प्रोडक्शन बढ़ता चला गया। बस समझ में आया? हीट का प्रोडक्शन काफी था, लेकिन जैसे जैसे प्रोसेस बढ़ेगा वैसे वैसे हीट का प्रोडक्शन कम होगा, क्योंकि अब सरफेस कम मिलेंगे उसको, तो जितना कम सरफेस मिलेगा अटैच होने के लिए उतना ही कम हीट निकलेगा। सिंपल सी बात है कि भाई ये मूव करता हुआ वाटर के मॉलिक्यूल को हम यहाँ पे रोक दिए, ये अटैच हो गया, हीट निकला। अब दूसरा मॉलिक्यूल आया, दूसरा बगल में आ गया, टच में आ गया, फिर हीट निकला। अब अधिकतर मॉलिक्यूल जब सरफेस पे टच बना चुके होंगे तो अब तो हीट निकलना कम हो जाएगा ना, क्योंकि सरफेस बचा ही नहीं। तो जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ेगा उस तरीके से डेल एच का वैल्यू क्या होता चला जाएगा? लेस एंड लेस नेगेटिव होता चला जाएगा, ठीक। तो मैथमेटिकली समझना कि सर डेल एच का वैल्यू तो बढ़ रहा है सर, लेस नेगेटिव तो बढ़ रहा है, ठीक। ऐसा समझे तो पूर्णता होगा। लेस नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट हीट इज इमर्जिंग, दैट मींस एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेगेटिव को मैथमेटिकली नहीं सोचना है कि नेगेटिव वैल्यू जो होगा डेल एच का, तो डेल एच तो नेगेटिव ही होगा, एक्सोथर्मिक तो नेगेटिव होता है, ठीक। तो वो नेगेटिव वैल्यू कम होता चला जाएगा, तो नेगेटिव वैल्यू कम होता चला जाएगा तो मैथमेटिकली नहीं सोचना है कि बढ़ता जाएगा, क्योंकि लेस नेगेटिव वैल्यू दैट मींस मोर वैल्यू होता है। ऐसा समझना मैथ में? मैथ में लेस नेगेटिव वैल्यू, जैसे मान लो कि डेल एच का वैल्यू जैसे जैसे एडजॉर्प्शन बढ़ रहा है तो डेल एच -4 किलो जूल है, थोड़े समय के बाद डेल एच क्या हो जाएगा? -3 किलो जूल हो जाएगा, थोड़े समय के बाद डेल एच क्या हो जाएगा? -2 किलो जूल हो जाएगा, और थोड़े समय के बाद डेल एच क्या हो जाएगा? -1 किलो जूल हो जाएगा। घटता जा रहा है, तो माइनस साइन का मतलब अब मैथमेटिकली कोई सोचे कि अरे माइनस कौन सा कम सबसे कम है, अब -1 सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा हीट ये हुआ, तो ये मूर्खता होगी यहाँ, समझ रहे हैं? एनर्जी के टर्म में माइनस साइन को यही बोला जाता है कि माइनस मींस निकलना, माइनस मींस इमर्ज आउट, इतना हीट निकला, मतलब लिखोगे हीट रिलीज 1 kg, उससे जगह माइनस लिख दिया, वर्ड में न लिख के आप माइनस लिख रहे हैं, ठीक है। तो माइनस साइन को क्या लिखना है? हीट रिलीज कितना? 1 किलो जूल, हीट रिलीज 2 किलो जूल, हीट रिलीज 3 किलो जूल, हीट रिलीज 4 किलो जूल। तो इनिशियली ज्यादा हीट रिलीज हो रहा था, डेल एच का वैल्यू ज्यादा था, और जैसे जैसे एडजॉर्प्शन बढ़ता चला गया डेल एच का वैल्यू क्या होता चला गया? घटता चला गया। बस समझ रहा है? लिख लो इनिशियली, देखो सिंस स्टार्ट करो, सिंस एडजॉर्प्शन इज an exothermic process, since adsorption is an exothermic process, ठीक है, since adsorption is an exothermic process, समझे? therefore del H is negative, del H is negative for this, del H is negative for this, del H इसके लिए क्या होगा? नेगेटिव होगा। as the process proceeds
proceeds, value of del x becomes less and less negative. Value of del x becomes less and less negative. ठीक है, less and less negative. अच्छा, अब क्या होगा? A condition comes where del x becomes equal to t del s. A condition is reached, a condition reaches when del x becomes equal to t del s. मतलब देखो, ये del x जो हुआ, del x is equal to क्या हो जाएगा? t del s होगा. समझ रहे हो? del x becomes equal to t del s. मतलब क्या हुआ? मतलब ये हो गया कि अब एग्जॉर्प्शन पूरा कंप्लीट हो चुका. क्या हो चुका? कंप्लीट. अब फर्दर कोई एग्जॉर्प्शन नहीं है. ठीक है? अब जब हम del x equal to लिखो, it indicates that absorption has been reached at a saturation point. ठीक है? अब del h is equal to t del s होगा. तो del g का वैल्यू क्या होगा? 0 हो जाएगा ना. लिखो, if del h is equal to t del s, then del g equal to 0. then क्या होगा? del g equal to 0 हो जाएगा. समझ आ रहा है? मतलब कि del h t del s के बराबर है, तो del g this minus this equal to 0 होगा. दोनों बराबर इक्वल हो गए तो 0. अब 0 हो गया मतलब del g 0 कब होता था? क्लास 7 जब पढ़ो इक्विलिब्रियम स्टेट में. एट इक्विलिब्रियम स्टेट del g becomes 0. अब इक्विलिब्रियम स्टेट क्या है? कि एग्जॉर्प्शन, जब ये एग्जॉर्प्शन सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच चुका, ठीक, मैक्सिमम मॉलिक्यूल एकदम पूरा कवर कर लिया सरफेस, तो सैचुरेशन पॉइंट हो गया. अब फर्दर एग्जॉर्प्शन कराओगे, मान लो ये बेचारा रहेगा, अब इसको छाती पीट रहा है, हाय मैं एग्जॉर्ब नहीं हुआ, हमारा तो किस्मत ही खराब था. कौन बोल रहा है? ये सभी मॉलिक्यूल क्या बोल रहे हैं? जाने का होगा हमारे, मेरे को भी चिपका लो. ठीक, ऐसा बोल रहा है. अब क्या हो, उससे पहले बहुत सारे मॉलिक्यूल चिपक गए, अब उसको जगह ही नहीं मिला है. तो भगवान ने इसकी आवाज को सुन लिया. किसकी आवाज? जो मॉलिक्यूल एग्जॉर्ब नहीं है. कोई बात नहीं बेटा, इक्विलिब्रियम स्टेट है, जाओ तुम वहां साइड पे जाओ पहले. ठीक है? तो साइड पे गया. अब जा रहा कहता है कि ये तो पूरा ट्रेन भरा हुआ है, कहीं जगह नहीं मिलेगी. ठीक ना? तो बस भाई सब थोड़ा खिसकिएगा, ठीक ना? अरे कहाँ बैठे भाई? 6 लोग बैठे हुए हैं, अब थोड़ा सा खिसक जाइए. बस मिलजुल के सबको जाना है. आपको भी जाना है. कोई ट्रेन अपना घर थोड़ी है, अपना फ्लैट थोड़ी है कि इसको कब्जा कर रखेंगे. पहुंचना है किसी तरीके से. ऐसे करके बेचारा किसी तरह जगह मांगा. ठीक, और जगह मांगा था कितना? प्लेटफॉर्म था उसका 4000 स्क्वायर फीट का, मान लो मोटा तगड़ा था. समझ गए? जैसे ही बैठा यहाँ आँख में बैठा तो ये बगल में कमजोर था बेचारा, नीचे ढारों से गिर गया. क्यों फट गया? अगर तो आके जस्ट हो गया तो हमको बोला होना पड़ेगा ना. बात है समझ? इसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट. क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम स्टेट. मतलब जितना मॉलिक्यूल अडहेयर हुआ है, जितना मॉलिक्यूल टच में है उतना ही रहेगा, लेकिन फर्दर कोई आ रहा है एडजस्टमेंट के लिए तो उसका भी वेलकम है, स्वागत है. तो पहले से जो प्रेजेंट मॉलिक्यूल है वो वहां से डिटैच होगा. तो इक्विलिब्रियम स्टेट में दोनों प्रोसेस होते हैं. इक्विलिब्रियम स्टेट मतलब कि रिवर्सिबल का ये साइन है ना, रिवर्सिबल का ये साइन होता है, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड दोनों में जा रहा है. तो ये जब यहाँ क्या चला गया, एडजॉर्प्शन होने के लिए गया. जब ये एडजॉर्ब हो रहा है तो दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हो रहा है. तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये देखो बैकवर्ड. ठीक है? किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि सर ये ऐसा गया तो इसको ऊपर ऐसे क्यों नहीं लिखे?
चलो ऊपर ही लिखते रहे, ये बेटा ऊपर चला गया, सरफेस छोड़ दिया ना, कहीं भी सरफेस तो छोड़ दिया ना, तो इसे क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट। डेल यदि 0 हो गया मतलब सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच चुका है, अब फर्दर एडजॉर्प्शन नहीं होगा, यदि होगा तो इक्विलिब्रियम स्टेट का एडजॉर्प्शन माना जाएगा। समझ रहे हैं? तो इसको आपको भाषा में लिखना लिख सकते हैं। आगे देखो, ये एडजॉर्प्शन क्या हो गया, मैकेनिज्म। समझ रहे हैं? इसके बाद अब हम चलते हैं एडजॉर्प्शन के बाद, एडजॉर्प्शन, अब एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म ये क्या होता है भाई, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म? एडजॉर्प्शन आइसोथर्म आइसोथर्म क्या होता है? एडजॉर्प्शन आइसोथर्म मतलब ये फ्रेडरिक नाम के साइंटिस्ट, बोलो बेटा। यस सर, हम चेक कर रहे थे कि पकड़ सकते कि नहीं पकड़ सकते, मतलब कि जुमला समझ में आ गया सर। टीचर अपनी कमी को छुपाता है कैसे, मैं चेक कर रहा था, समझ रहे? चलो बच्चे, फ्रेडरिक कर्व, फ्रेडरिक ने क्या कहा कि किसी भी सॉलिड सरफेस पे गैस मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, चिपक रहा है। इन्होंने क्या कहा, फ्रेडरिक ने एक्सप्लेन किया, इट एक्सप्लेन्स the rate of adsorption of gas molecules on a solid surface पे कैसे होता है, ये बोलते हैं क्या, x/m ठीक इक्वल टू k मल्टीप्लाइड बाई p अपॉन क्या हो जाएगा, n, ठीक, वेयर n इज ग्रेटर देन, वेयर n इज क्या है, ग्रेटर देन 1। ये फ्रेडरिक कर्व का क्या है, ये फ्रेडरिक बताते हैं, जहां x क्या है, x इज इक्वल टू मास ऑफ गैस, और m इज इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ एडजॉर्बेंट का मास, सॉलिड एडजॉर्बेंट, ठीक है, जिसको आप लिए P क्या है, P प्रेशर है, P इज इक्वल टू प्रेशर, और K और N क्या है, K एंड N आर कांस्टेंट्स, K और N क्या है, एक कांस्टेंट, ठीक, कांस्टेंट। इट डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ gas molecules and adsorbent,
ना, n संभवतः होल बन जाएंगे। Let me confirm it. Let me confirm it. Let me confirm it. 1 by KP 1 by ना भाई, इसको 1 by n करो। KP 1 by n is greater than 1। ये क्या बोल रहा है, क्या बताओ? ये कर बोल रहा है कि मास ऑफ द गैस मॉलिक्यूल अटैच्ड ऑन पर यूनिट मास ऑफ द सॉलिड सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड ऑन इट एट कांस्टेंट टेंपरेचर। समझ रहे हो? इसलिए स्टेटमेंट लिखो। क्या स्टेटमेंट होगा? मास ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स, mass of gaseous molecules mass of gaseous molecules mass of gaseous molecules clear, adsorbed on per unit mass of the solid adsorbent, per unit mass of the solid adsorbent is directly proportional to pressure applied on the gaseous molecules, at a constant temperature, मतलब कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, समझ रहे हो? एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे यदि हम क्या करेंगे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर हम जितना अप्लाई करेंगे उतना ही ज्यादा गैस का मॉलिक्यूल सॉलिड सरफेस पे चिपकेगा। ठीक है? अच्छा, K और N कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स एंड एडसॉर्बेंट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बता रहा है, आपने कभी वैन डर वाल्स कांस्टेंट पढ़ा है? वैन डर वाल्स कांस्टेंट A एंड B रियल गैस इक्वेशन में क्लास 11 में। तो वैन डर वाल्स कांस्टेंट A क्या रिप्रेजेंट करता है? A रिप्रेजेंट्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैसेस मॉलिक्यूल। गैस के मॉलिक्यूल के बीच में जितना ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो उतना ही जल्दी नजदीक आएंगे। ठीक, उतना ही जल्दी क्या होगा, चिपकेगा सरफेस पे। बता रहे समझ में? मींस द गैसेस मॉलिक्यूल whose van der Waals constant is more that will be easily liquefiable। वो क्या होता है? easily liquefiable होता है। और easily liquefiable गैस जो होगा वो एडजॉर्प्शन ही बड़ा जल्दी करेगा। चलो, एडजॉर्प्शन क्या होता है? एडजॉर्प्शन मींस क्या होगा कि मॉलिक्यूल को नजदीक में आना, वही तो एडजॉर्प्शन है, चिपकना प्लस नजदीक में आना। बता समझ में? तो जो जितना नजदीक आएगा उतना ही जल्दी चिपकेगा भी। तो लिख लो, तो उसी पे डिपेंड करता है, उसी को रिप्रेजेंट करना है K एंड N, क्योंकि ये वैन डर वाल्स इक्वेशन से पहले दे चुके थे, वैन डर वाल्स इक्वेशन बाद में आया। ठीक, तो इसका डायरेक्ट रिलेशन जो है वो नहीं निकाल पाए, ठीक ना? तो लिख लो द गैसेस which are easily liquefiable, the gases which are easily liquefiable मतलब क्या हो जाएगा? जो गैस इजीली लिक्विफाइड हो रहा है, मतलब क्या हुआ? मतलब कि हैविंग मोर ए वैल्यू या हैविंग हाई क्रिटिकल पॉइंट। समझो, बैक में लिखो, हैविंग मोर वैल्यू ऑफ ए, ए क्या है? ए इज ए वैन डर वाल्स कांस्टेंट, हैविंग मोर वैल्यू ऑफ ए, ठीक, और मोर वैल्यू ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल पॉइंट, उसको मोर वैल्यू ऑफ क्रिटिकल पॉइंट और क्रिटिकल टेम्परेचर भी बोल लिख लीजिए, क्रिटिकल टेम्परेचर। तो जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है वो इजीली लिक्विफाइबल होगा। अब दिमाग लगाओ, तुम लोग सोचो, ये सब क्या बात करते हैं?
लिक्विड को ज्यादा टेम्परेचर देंगे तो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और आप करेंगे गैस को ज्यादा टेम्परेचर तो और गैस में कन्वर्ट होगा, तो लिक्विड वेपर कैसे होगा भाई? मोर क्रिटिकल टेम्परेचर, तो ज्यादा टेम्परेचर आप दे देंगे तो इजीली लिक्विड वेपर कैसे होगा? टेम्परेचर तो कम करना पड़ेगा ना। तो समझ आ रहा है? तो सर लग रहा है गलती लिखवा दी सर, काटते क्या सर? काटोगे उसको? लो क्रिटिकल में करोगे? यदि लो करोगे तो मूर्खता होगी। मैं बिल्कुल होशो हवास में लिखवाया, अब समझो उसको। एक गैस क्या होता है? एक गैस होता है उसको आपको लिक्विफाई करना है तो लो टेम्परेचर कर दो, लो टेम्परेचर कर दो, या दूसरा हाई प्रेशर कर दो, या दोनों ही कर दो। लो टेम्परेचर करेंगे, प्रेशर अप्लाई ना करेंगे तो लिक्विफाई होगा। लो टेम्परेचर करेंगे, प्रेशर हाई करेंगे और जल्दी लिक्विफाई होगा। समझ लो? तो गैस को कंप्रेस या लिक्विफाई दो तरीके से कर सकते हैं, एक लो टेम्परेचर करके, दूसरा हाई प्रेशर करके, और थर्ड दोनों ही करके, दोनों एक साथ कर दिया। लो टेम्परेचर हाई प्रेशर दोनों एक साथ लगा दिया तो और जल्दी लिक्विफाई होगी। समझ रहे हैं? अब क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब कि मिनिमम वैल्यू कार्बन डाइऑक्साइड का क्रिटिकल टेम्परेचर 31.1 डिग्री सेल्सियस होता है। देखो क्रिटिकल टेम्परेचर कार्बन डाइऑक्साइड 31.1 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये वो मिनिमम टेम्परेचर है, वो मिनिमम टेम्परेचर है जिसके ऊपर यदि टेम्परेचर हो गया तो कितना भी प्रेशर लगाते रहेंगे वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा।